एफएम न्यूज में स्वागत आपका। मैं मनीषा और बात सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जो आज 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। जेपी नड्डा ने चमोली जिले के सैथल गांव में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया और शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने एक बार फिर उत्तराखंड को वीर भूमि बताया। उन्होंने कहा कि हर वीर जवान का सम्मान हो। उन्होंने कहा कि सभी से अपील है कि 13 जिलों में होने वाली शहीद सम्मान यात्रा में खुद को शामिल करें और यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत करें। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने जवानों की शहादत और देशभक्ति का सिर्फ मजाक बनाया है। और वहीं चमोली में जेपी नड्डा के साथ सीएम धामी शहीद सम्मान यात्रा में सम्मिलित हुए। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे सवाड़ की धरती को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कल से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सिसोदिया उत्तरकाशी में रोड शो निकालेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देहरादून पहुंचेंगे। देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ बैठक करेंगे। मंगलवार शाम को सिसोदिया उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे। मनीष सिसोदिया 17 नवंबर को उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में जाएंगे। उसके बाद वो शौर्य स्थल भी जाएंगे। उत्तरकाशी ज्ञानसू टनल से वो रोड शो में शामिल होंगे। यहाँ वो काशी विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन करेंगे। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने मतदाता जागरूकता सचल वाहनों को रवाना किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवा मतदाताओं और महिला मतदाताओं को वोटर लिस्ट के पंजीकरण को प्रेरित करना है। गढ़वाल मंडल में 15 नवंबर को देहरादून, 16 को विकासनगर और चक्राता, 17 को त्यूणी, पुरोला और बड़कोट, 18 को उत्तरकाशी, टिहरी और धनसाली, 19 को तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, 20 को रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग, 21 को श्रीनगर, पौड़ी और सतपुली, 22 को लैंसडाउन, कोटद्वार, हरिद्वार। इन तमाम जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब ने अपनी कैबिनेट बैठक अनूठे अंदाज में की। कई प्रदेशों में पहुंचे संस्था पदाधिकारियों और सदस्यों की बैठक झील के बीचों बीच नाव में हुई। जलवायु परिवर्तन और समाज सेवा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। संस्था ने मधुमेह दिवस के अवसर पर माल रोड में रैली का आयोजन भी किया। साथ ही कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 लोगों को सम्मानित किया। इस दौरान क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन ब्रजेश मोहन ने कहा कि बड़े पैमाने पर वनों का कटान होने का जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन आज एक वैश्विक समस्या बन गई है, जिससे निपटने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। पर जाकर के कैबिनेट मीटिंग करना इस बात के लिए कि हम सब लोग पर्यावरण के लिए कितना दायित्वबोध रखते हैं। और वहाँ हम सब ने चर्चा इसी बात पर की कि हम सब पर्यटक के रूप में यहाँ आए हैं। पर्यटक के रूप में हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये मीटिंग तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन हमने नैनीताल को चुना ताकि यहाँ के लोगों का आर्थिक रूप से मजबूती हो, यहाँ का वातावरण लोगों तक जाए, लोग यहाँ सीख के जाएं। और वहीं लालकुआ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोपाल नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी मैदान में टाल ठोकते हुए कांग्रेस से अपनी दावेदारी पेश की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल नेगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ताओं होने के साथ साथ विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी प्रबल दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि वो 2007 और 12 से 2017 में पार्टी से टिकट की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के आलाकमान को तय करना होगा कि टिकट जिन्हें भी देना है उन्हें विधानसभा की जनता का सेवा करने का मौका मिले। हमारी तैयारी है, हम पब्लिक से जुड़े हुए हैं और पब्लिक की जो भी समस्याएं हैं
उनके समाधान करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और हमने जैसे 2012 में भी अपने लिए टिकट मांगने की मांग रखी थी, उसके बाद 17 में भी रखी और 22 में भी हमने टिकट के लिए अप्लाई कर रखा है। और हम जो भी हमारे ये ऑब्जर्वर आए हैं, इनसे हमने अपनी बात रखी है। अब ये बाकी हाईकमान को देखना है कि वो किसको अपना कैंडिडेट घोषित करे। हमारी और वहीं नगीना काशीपुर 4 लेन पर ग्राम हल्द्वा शाहू में दिसंबर से टोल प्लाजा शुरू हो रहा है। इसके लिए वाहनों से वसूले जाने वाले टोल की रकम भी लगभग तय कर ली गई है। लाइट वेट वाहनों से एक तरफ से 75 रुपए लिए जाएंगे, जबकि रिटर्न यात्रा के लिए 110 रुपए चुकाने होंगे। अन्य वाहनों पर अलग अलग टोल की रकम तय की गई है। नगीना से काशीपुर हाईवे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। 1 जून से नगीना के पुरैनी टोल प्लाजा को शुरू कर दिया गया है, जबकि काशीपुर रोड पर जसपुर से 8 किलोमीटर पर स्थित हल्द्वा शाहू में टोल प्लाजा दिसंबर से शुरू किया जाएगा। हल्के मोटर वाहनों में कार, जीप, वैन से 75 रुपए लिए जाएंगे। स्थानीय निवासियों के लिए मासिक पास की व्यवस्था की गई है। काशीपुर से नगीना तक 32 स्थानों पर बस लेन यानी यात्री परीक्षालय भी बनाए गए हैं। इन प्रतीक्षालयों में बसों का इंतजार किया जा सकेगा। बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा। और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक संजीव आर्य के स्वागत कार्यक्रम में एक युवती ने जमकर हंगामा किया। युवती ने मंच पर पहुंचकर हंगामा किया और कहा कि कांग्रेस का नेता उसे प्रताड़ित कर रहा है।
युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पवन जाटव पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। काफी देर तक अफरा तफरी वहां मची रही। कांग्रेस के नेताओं ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन युवती पवन जाटव के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ी रही और समारोह से नहीं गई। असल में राज्य में कांग्रेस और बीजेपी सरकार में मंत्री रहे यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य ने चुनाव से पहले बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। रविवार को जब कार्यकर्ताओं ने नैनीताल के क्लब में कार्यक्रम किया तो इसमें पूर्व विधायक संजीव आर्य का स्वागत किया गया। ये दौर चल ही रहा था, तभी मल्ली की एक लड़की ने हंगामा किया और सीधे मुख्य कार्यक्रम के मंच पर पहुंच गई। पवन जाटव पर आरोप लगाया कि वो उसके पारिवारिक मसलों में दखल दे रहे हैं और दबाव में आकर उसके भाई ने भी सुसाइड करने की कोशिश की है। के आरोपों के बाद संजीव आर्य असहज हो गए और अचानक हुए इस कार्यक्रम के कारण हंगामे के कारण कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। कुछ कांग्रेसियों ने युवती को कार्यक्रम से बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन लड़की लगातार कार्रवाई की मांग पर अड़ी रही। और वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते की उम्मीद सरकार से है। वहीं राज्य सरकार चुनावी साल होने के कारण कर्मचारियों को डीए देने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है, जिसके बाद राज्य कर्मचारियों को इस माह के वेतन के साथ बढ़े हुए 3% डीए का लाभ मिल सकता है। फिलहाल राज्य के वित्त विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और जल्दी इस पर फैसला हो सकता है। असल में इस संबंध में कैबिनेट या उच्च स्तर पर निर्णय लेना है, लेकिन वित्त विभाग ने अभी इसकी तैयारी शुरू कर दी है ताकि सरकार के आदेश के बाद इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की डीए में 3% की वृद्धि की है और इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी डीए बढ़ने की उम्मीद है। राज्य के सरकारी कर्मचारी पहले उम्मीद कर रहे थे कि राज्य सरकार दिवाली में बोनस के साथ डीए का ऐलान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्मचारी इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें 3% बढ़े हुए डीए का भुगतान किया जाएगा। अभी तक सरकार ने इसका ऐलान नहीं किया है। चुनाव नजदीक होने की वजह से सरकार पर डीए देने का दबाव है। फिलहाल 3% डीए बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव किया जा रहा है। राज्य में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संगठन आज सचिवालय तक मार्च भी करेंगे। वहीं डोईवाला विधानसभा के माजरी ग्रांट गांव से ग्राम प्रधान अनिल पाल ने छात्राओं की परेशानियों को देखते हुए सैनिटरी नैपकिन मशीन लगवाकर सराहनीय पहल की है। इसकी शुरुआत आज जिला पंचायत सदस्य टीना सिंह और माजरी ग्रांट की पूर्व ग्राम प्रधान अनिता पॉल ने की। डोईवाला विधानसभा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय माजरी ग्रांट एक ऐसा पहला विद्यालय है जिसमें इसकी शुरुआत की गई है। ये मशीन शौचालय में लगवाई गई है, जिसमें 5 रुपए का सिक्का डालकर सैनिटरी नैपकिन मिल सकती है। माजरी घाट में ग्राम स्वच्छता समिति द्वारा ये जो पहल हुई है सैनिटरी पैड और डिस्पोजल की, एक अच्छी पहल हुई है यहाँ पर। और हम आगे भी चाहेंगे कि ये पूरे क्षेत्र में हम हर विद्यालय में, हर प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, सब जगह हम ये सुविधाएं पहुँचा सकें। माजरी घाट स्कूल के छोटे बच्चों को देखते हुए, जो स्कूल में जूनियर हाई स्कूल के बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें जो नैपकिन जो पैड की जो दिक्कत होती थी, उसके लिए जो है उसे देखते हुए ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति की तरफ से, ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट से समिति की तरफ से 2 स्कूलों में हमने ये नैपकिन ये पैड के वो लगाए हैं। इंसिनेटर स्कूल माजरी ग्रांट में लगाया है और एक शेरगढ़ में लगाया है। इसमें जो है अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी होती है तो वो जहाँ पे जो मशीन लगाई है वहाँ जाकर के जो है। और वहीं रुड़की के खानपुर क्षेत्र के 84 जबरदस्तपुर गांव में 5 दिन से लापता युवक का शव मिला है। युवक घर के पास ही भूसे के कमरे में फंदे से
लटका शव मिला। मृतक के पिता ने बताया कि युवक की एक युवती से बात होती थी, जिससे प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आ रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। ये आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव जोरासी में जो शाहरुख है पुत्र इरफान, वो 3-4 दिन से गायब थे। तो उनका शव जो है भूसे की जो कोठे है उसमें जो बच्चों ने जो देखा था खेलते समय, और सूचना पर मौके पर जब पहुंचे थे तो सब उन्होंने उतार लिया था और शव को जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए यहाँ सिविल लाइन मॉर्चरी में भिजवा दिया गया। इस बारे में परिजनों द्वारा कुछ तथ्य हमारे सामने लाए गए हैं, इस संबंध में जाँच की जाए। वहीं बाजपुर में दुराचार का शिकार हुई एक नाबालिग लड़की ने तेजाब का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान नाबालिग की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता ने 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के 3 पेज के सुसाइड नोट ने पूरी घटना का खुलासा कर दिया, जिसमें मृतका ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर प्रेम जाल में फंसाकर 5 साल तक शोषण करने का आरोप लगाया। साथ ही सुसाइड नोट में भी लिखा था कि युवक उसके परिवारजनों को जान से मारने की धमकी भी देता था। नैनीताल में देर रात तल्ली ताल राजभवन मार्ग में बिजली के पोल से तार टूटने से वहां खड़े 12 दोपहिया वाहनों में से 4 जलकर खाक हो गए। हादसा देर रात करीब 2:30 बजे हुआ, जिसके बाद स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर सूचित किया। पुलिस ने दमकल विभाग को फोन किया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। मौके से 8 दोपहिया वाहनों को जलने से बचा लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।